सीएसआई नेट अगर आपका टारगेट है तो लाइफ साइंसेस में स्पेशली इसका कंप्लीट सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंसेस 2026 का क्या सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जून और दिसंबर साइकिल में दोनों में हमारा सिलेबस वेरी करने वाला है। किस तरीके से बदलेगा तो ये चीज़ समझते हैं। जो जून का सिलेबस है स्टूडेंट्स, अभी तक सो फार जो भी आप सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं या सुना होगा आपने, वही सिलेबस आपका फॉलो अप होगा। यानी कि आपके पार्ट बी और सी में टोटल 13 यूनिट्स जो हैं स्टूडेंट्स, उसका आपका कंपाइल अप करके आपसे पूछे जाएंगे आपसे सवाल पार्ट बी और सी में। क्या क्या है यूनिट्स के नाम, तो ये जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला आपको दे रखा है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स आपका बायोकेमिस्ट्री, यानी कि यूनिट जो रहती है उसमें से आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल प्रोसेसेस, ठीक है ना, उसमें आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आपका जैसे कि इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है, सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट है, ये पूछा जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है जूलॉजी वालों के लिए और काफ़ी आसान भी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स जिसको इनहेरिटेंस बायोलॉजी बोला गया है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी कि सिंपली आप इसे इकोलॉजी बोल सकते हैं, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये कुछ यूनिट्स रहती हैं स्टूडेंट्स आपके पास। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो सभी यूनिट्स को एक बार थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस आउट कर लेते हैं। तो पहला अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दे रखा है दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें रहती हैं सिलेबस एक बार डेप्थ में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। देखो ये सब समझना जरूरी होता है जब आप टेक्निक्स पढ़ते हो, तो आपको एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बॉन्ड्स है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस जैसे कि वेंडर वॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पीएच, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, जो भी साइकिल्स होती हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेमेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, आइसोजाइम्स, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं पार्ट्स। कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन जहां से शुरू हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो या प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मतलब आप मान के चलो सबका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला भाग है ये आपका रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स, मोटिव्स एंड फोल्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आता है बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ABCDA DNA, और आपका tRNA, माइक्रो RNA, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स। तो ये आपका स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, फिर हमारे पास आती है यूनिट 2 यानी कि सेल बायोलॉजी, जिसमें आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जैसे कि आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयन पंप्स, मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बेसिक बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका एक बायोलॉजी का एक बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। बट यस, इसमें जो ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, कहाँ पर कौन सा प्रकार का आपका ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है या कौन सी ऑर्गेनली है, किस तरीके से कहाँ पर पैकेजिंग होती है, ये सब इंपॉर्टेंट आ जाते हैं सवाल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटल एंड इट्स रोल इन मोटिलिटी। साइटोस्केलेटन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब आपकी सिग्नलिंग आती है इसमें भी पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, ओपेरॉन, ओपेरॉन पर स्टूडेंट्स आपने काफी सवाल, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि ओपेरॉन पर काफी सवाल आपके बन जाते हैं, विच इज एक्सपेरिमेंटल एज वेल। तो इस पे सवाल आपके बनते हैं। इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिली, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स, यूनिक एंड रिपीटेटिव DNA, हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, ट्रांसपोजोन्स, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं।
cell division and cell cycle, mitosis, meiosis, their regulation steps in cell cycle and control of cell cycle. Students, तो cell cycle वाला भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपके चेक पॉइंट्स वगैरह ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं. माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में अगर हम जाएं तो ग्रोथ, यील्ड, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटजीज ऑफ सेल डिवीजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डोमेन्स आ जाते हैं. इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 3 यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इन सभी की जो क्या स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं उसको भी मैं आपको अंत में जरूर डिस्कस करूंगी, सो दैट कि अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप वहां से भी स्टूडेंट्स अपना रिसोर्स या कंटेंट जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फंडामेंटल प्रोसेसेस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंजाइम्स, रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन फोर्क, फिडिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स, डीएनए डैमेज, रिपेयर मैकेनिज्म, ये आपके पास स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएनए सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, मशीनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स, रिप्रेसर्स, आरएनए पॉलीमरेज, कैपिंग, आपका दूसरा आ जाता है एलोंगेशन, टर्मिनेशन, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हो गया या आरएनए ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, तो इसमें आपका आता है राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन फैक्टर्स एंड देयर रेगुलेशन, एलोंगेशन एंड एलोंगेशन फैक्टर्स, टर्मिनेशन, जेनेटिक कोड, अमीनो एसिडाइजेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आइडेंटिटी, अमीनो एसिटाइल, टीआरएनए सिंथेस, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसमें ये जो कुछ पार्ट आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके एंजाइम्स जो हैं स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनसे रिलेटेड सवाल भी आपसे काफी ऑफनली पूछे जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ फेजेस, वायरस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन एंड जीन साइलेंसिंग, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आ जाते हैं. इसके बाद अगर हम देखें तो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि पहली बार टारगेट कर रहे हैं, राइट. तो सेल सिग्नलिंग पढ़ना इतना मुश्किल है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट आपको इन सबका बना के रखना है और एक कंपैरिजन टेबल अगर आप बना लोगे तो आपके लिए ये चीज पढ़ना समझना काफी आसान हो जाएगा. तो जरा देख लेते हैं इसका सिलेबस, जैसे कि होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, रिकॉग्निशन एंड एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस इनटू एनिमल एंड प्लांट होस्ट सेल्स, ऑल्टरेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर, पैथोजेंस, ये सब आपका दे रखा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल सिग्नलिंग विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन्स, तो ये चीज जो है स्टूडेंट्स मैं आपके एनिमल फिजियोलॉजी में भी कवर करती हूँ, जिसमें मैं आपको एक मैप जो है या आप कह सकते हो एक टेबल फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि कौन सा हार्मोन कौन सी सिग्नलिंग फॉलो अप करता है. And their receptors, cell surface receptor signaling through G protein coupled receptors, signal transduction pathways, second messengers, regulation of signaling pathways, bacteria and plant, two component signaling system, bacterial chemotaxis and Curon sensing. Next अगर हम देखें तो cellular communication, regulation of hematopoiesis, general principle of cell communication, cell adhesion and roles of different adhesion molecules, gap junction, extracellular matrix, integrins, neurotransmissions and its regulation, ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है. इसके बाद अगर हम देखें तो कैंसर में जेनेटिक रीअरेंजमेंट इन प्रोजेनेटर सेल्स, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, कैंसर एंड द सेल साइकिल, वायरस इंड्यूस्ड कैंसर, मेटास्टेसिस, इंट्रैक्शन ऑफ कैंसर सेल्स विद नॉर्मल सेल्स, एपोप्टोसिस, थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ. तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आ जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका था सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग का. इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको आप एज अ सेपरेट यूनिट की तरह भी कई बार पढ़ते हैं, दैट इज योर इम्यूनोलॉजी, जहां से भी स्टूडेंट्स आपके काफी सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं. जैसे कि अगर हम देखें इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, एंटीजेंस, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, बी एंड टी सेल्स, एपिटोप, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी हो गया स्टूडेंट्स. यहाँ पर अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी, डाइवर्सिटी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बी एंड टी सेल्स हो गया, इन्फ्लेमेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, ये आपका एंटायरली इसका सिलेबस रहता है. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट
अगर मैं यूनिट की बात करूं, दैट इज योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें अगर हम बात करें तो एक आपका एनिमल डेवलपमेंटल रहता है और एक प्लांट डेवलपमेंट रहता है। तो जरा दोनों को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एनिमल डेवलपमेंट में अगर देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जैसे पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, ये आपका रहता है स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक, ग्रेडियंट, सेल फेट, सेल लीनेज, स्टेम सेल्स, जीनोमिक एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट्स, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट्स, ट्रांसजेनिक इन एनालिसिस, ये कुछ आपका पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद आपके पास आता है स्टूडेंट्स दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, ये आपको स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका सी अर्चिन हो गया है, राइट, ड्रोसोफिला हो गया है, या फिर आपका सी एलिगेंस हो गया है, इन सब में आप डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स, इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड्स, गैस्ट्रुलेशन, जर्म लेयर्स, ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें स्टूडेंट्स आपको जो मैंने बताया था जैसे चिक डेवलपमेंट, एनिमल एम्फीबियंस डेवलपमेंट, ड्रोसोफिला हो गया, आई लेंस इंडक्शन हो गया, ये सब चीजें जो हैं स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। और राइट, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट तो प्लांट डेवलपमेंटल आता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको यहाँ पर मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स डील आउट करना होता है, जिसमें शूट और रूट का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, फाइलोटेक्सी, ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, ये सब कैसे हो रहा है, एबीसी मॉडल क्या होता है, सेल डेथ, एजिंग, सेनेसेंस, ये सारे पॉइंटर्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो फिर आता है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 6 है। इसका अगर सिलेबस हम देखें तो फोटोसिंथेसिस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फोटोटेक्टिव टेक्निक जो मैकेनिज्म्स होते हैं, CO2 फिक्सेशन, C3 C4 साइकिल, इस पर आपका जो जैम है स्टूडेंट्स या गेट है, राइट, इनमें भी या इन एग्जाम्स में भी आपके इन पार्ट से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ATP सिंथेसिस, अल्टरनेट ऑक्सीडेज, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, ये सब आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमिलेशन, अमोनिया अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लांट हार्मोन्स जैसे बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स, फोटोट्रोपेंस, स्टोमेटल मूवमेंट हो गया, फोटो पीरियडिज्म हो गया, बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन, अपटेक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर आयंस। तो ये कुछ आपके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिससे आपको अधिकतर मैच दी फॉलोइंग टाइप के सवाल मिल जाते हैं। स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ये आपके पास दूसरा पार्ट आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फिर आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में ब्लड एंड सर्कुलेशन, यानी कि स्टूडेंट्स आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, जिसमें हीमोग्लोबिन और इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट फिर आपको दे रखा है इसी के आगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट के बारे में आपसे चीजें पूछी जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, नर्वस सिस्टम आ जाता है स्टूडेंट्स, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आपको विजन एंड हियरिंग का देखना होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो फिर आपसे पूछा जाता है स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये आपसे जो ये यूनिट्स हैं या जो चैप्टर नेम्स है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये इंक्लूड रहते हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में अगर हम देखें तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, जो भी मेंडल ने पहले चीजें बताई थी स्टूडेंट्स, उन सभी चीजों के बारे में आपको पहले डील आउट करना होता है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है जो बेसिक डेफिनेशंस है, जीन, एलील, मल्टीपल एलील, सूडो एलील, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंट्रैक्शन, पीलियोट्रॉपी, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, फिनोकॉपी, लिंकेज, ये सब हमें देखना होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम देखें तो जीन मैपिंग मेथड जैसे लिंकेज, टेट्राड एनालिसिस, मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मैपिंग बाय यूजिंग सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स, डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन प्लांट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जीन मैपिंग। मतलब अब अगर मैं बात करूं जो रिसेंट ईयर्स में, तो जीन मैपिंग वाले एरिया से CSIR अधिकतर आपका जो सवाल है स्टूडेंट्स वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको भी देख लेते हैं। ओके, यस, बिल्कुल, इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जीन्स, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो यहाँ से आपके कुछ सवाल आते हैं, राइट।
इसमें अगर आगे हम बढ़े तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इसके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं और अलग डिफरेंट भी होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ह्यूमन जेनेटिक्स में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो पेडिग्री, लॉर्ड स्कोर, लिंकेज, टेस्टिंग, कैरियोटाइप, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एरियाज आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हेरिटेबिलिटी, इट्स मेजर एंड QTL मैपिंग, ये इंपॉर्टेंट रहता है। म्यूटेशन में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो टाइप्स, कॉजेज, डिटेक्शंस जो रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड न्यूमरल ऑल्टरेशंस, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा डाइवर्सिटी, यूनिट नंबर 9। अच्छा, ये वाली जो यूनिट रहती है जनरली या स्टूडेंट्स इसको एंड में अधिकतर प्रेफर करते हैं पढ़ना, बट येस ये भी इंपॉर्टेंट ही है, काइंड ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, बट इट इज़ वेरी मच लाइक कि आपको रट्टाफिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं, तो जिसमें आपके टेक्सोनॉमी के बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेवल्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स के रिस्पेक्ट में और एनिमल्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, दोनों डोमेन्स। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, कौन कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट इज स्कोरिंग यूनिट, यानी कि इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रैक्शंस क्या होता है, हैबिटेट, निश और ये ओवरलैप, ये सब क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, RNK सिलेक्शन जो हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन, ये सब जो हो गया। नेक्स्ट आता है स्पीशीज इंट्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ये सब हो गया। कम्युनिटी इकोलॉजी, नेचर ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स, ये सब इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इकोलॉजिकल सक्सेशंस, टाइप, मैकेनिज्म्स, चेंज इन्वॉल्व इन सक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स, ये सब हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनर्जी फ्लो, मिनरल साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन, ये सब आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर हमने देखा बायोजियोग्राफी, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स, थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफिकल जोन्स, अप्लाइड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, बायोडाइवर्सिटी स्टेटस, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। कंजर्वेशन बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्सेशन, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया स्टूडेंट्स, या फिर कुछ आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब जो नेम्स होते हैं कहाँ पर कौन से सिचुएटेड है, ये कई बार आपके पार्ट B सेक्शन में मेजरली पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपकी अनदर एक और इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग यूनिट है, दैट इज इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, जिसमें आप सबसे पहले तो जो भी आपके अर्ली इवोल्यूशनरी थ्योरीज थी स्टूडेंट्स वो आपको डिस्कस करनी होती हैं। लेमार्क, डार्विन का कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये सब डिस्कस करना होता है। ऑरिजिन ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट रहता है। पेलियोंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिसमें अगर हम बात करें जो भी आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, एरा, पीरियड, इपोक, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस, मॉलिक्यूलर क्लॉक, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आता है। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इसके आगे अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यहाँ से आपके सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। हार्डी विनबर्ग, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी विनबर्ग कॉन्सेप्ट्स, राइट स्पीसिएशन, एलोपेट्री, सिंपेट्री, कन्वर्जेंट, ये आपके सवाल इस वाले एरिया से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहेवियरल वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें अगर आप देखोगे approaches and methods in study of behavior, proximate and ultimate causations, evolution, group selection, kin selection, reciprocal altruism, neutral basis of learning, memory, ठीक है, पेरेंटल केयर, एग्रेसिव और पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव, मेटिंग सिस्टम्स, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है अप्लाइड बायोलॉजी, जिससे थोड़े से बच्चा जो है डरते भी हैं अधिकतर, क्या रहता है जरा देखते हैं। जैसे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, टिश्यूज एंड सेल कल्चर मेथड्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, मॉलिक्यूलर अप्रोच टू डायग्नोसिस एंड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, जीनोमिक्स and its application to health, agriculture including gene therapy. Next अगर हम देखें तो bioresources and uses of biodiversity, breeding in plants and animals, इसके बाद bioremediation and phytoremediation and biosensors, तो ये कुछ आपके important इसमें parts आ जाते हैं। मेथड्स इन बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपके मेजरली जो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स उससे आपके इंटरडिसिप्लिनरी सवाल बनते हैं, जैसे कि आपके कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मेथड्स हो गए, जैसे क्लोनिंग डीएनए, जीन नॉकआउट हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो ये आपको लिस्ट ऑफ पूरे टेक्निक्स या मेथड्स बता रखे हैं, कॉस्मेट्स, बैक, यैक, वेक्टर्स, इन सब के बारे में, तो ये सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स बता रखा है, एंटीबॉडी जनरेशन, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग एलाइसा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉट, ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बायोफिजिकल मेथड्स जैसे कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ठीक है ना, फ्लोरोसेंस टेक्निक्स हो गया, NMR टेक्निक हो गया स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आ जाते हैं। इसके बाद आपको कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स दे रखे हैं जिसका अगर आप बेसिक्स भी पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन या बेसिक फॉर्मूला, तो भी इनफ है, जिसमें आपको जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये सब आपको देखना होता है। रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रेडियो आइसोटोप्स नॉर्मली यूज्ड इन बायोलॉजी एंड इन देयर लाइक डिटेक्शन, मेजरमेंट, सेफ्टी गाइडलाइंस, ये सब। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स, सबसेलुलर कंपोनेंट्स बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको स्टूडेंट्स कुछ और भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कॉम्पिटेशनल मेथड्स, जिस पर अब अलग से अगर हम देखें तो CSIR ने जो दिसंबर का पेपर होगा, अब इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजिकल या बायोइन्फॉर्मेटिक्स पार्ट इंक्लूड कर दिया, तो कॉम्पिटेशनल बायोलॉजी उसमें काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। तो इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स हो गए, जैसे कि सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग, पैच क्लैम्प मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना, तो ये तो आप अपने इकोलॉजी में भी सीख लेते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो दिसंबर साइकिल में अब क्या बदलाव होने वाला है, तो देखो ये जो तुम्हारी यूनिट्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आ गया आपका सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट एनिमल जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी को साथ में रख दिया है, बिहेवियर हटा दिया है, अब इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी कर दिया है, इक्वालॉजी एंड बिहेवियर कर दिया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। क्या अलग हुआ है, एक तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ गया है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये 3 यूनिट्स जो है स्टूडेंट्स, ये आपकी बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ गई हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो किस तरीके से आप इसको विजिट कर सकते हैं, तो सिंपली देखो तुम्हें सर्च करना है स्टूडेंट्स CSIR, ठीक है ना, नेट लाइफ साइंसेस सिलेबस, तो आपको यहाँ पर जो है जो प्रपोज्ड सिलेबस है उसको आप देख सकते हो, उसमें इन्होंने ये चीज़ जो है मेंशन कर रखी है। इसमें जब अगर हम बैक जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। इसमें प्रपोज सिलेबस में आपका नीचे करके यहाँ पर मेंशन कर रखा है स्टूडेंट्स कि जो DBT के साथ मर्ज वाली कंडीशन है उसमें हमारा सिलेबस जो है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनकी विजिट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी स्टूडेंट्स यही चीज़ आपकी मेंशनड है, जैसे कि यहाँ पर आपका मेंशन कर रखा है स्टूडेंट्स, जिसमें जो सिलेबस अपडेटेड वाला है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है। और इसमें अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं तो आपको ये जो सिलेबस है स्टूडेंट्स पूरा ब्रीफ में मिल जाएगा, और इस सिलेबस में आपका किस तरीके से क्या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पार्ट आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आ रहा है स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, राइट, इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। और इसके आगे अगर हम लोग चलें तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला पार्ट हमारा इंक्लूड हो चुका है इसमें, एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेस प्लांट डिजाइन, तो ये आपका कुछ पार्ट है स्टूडेंट्स जो कि आ रहा है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जीन नॉकआउट वगैरह, ये सब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी आ रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये कुछ पार्ट्स जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी तो मेथड्स इन बायोलॉजी तो ये आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो तो आपका सेम ही है। तो ये 3 यूनिट्स में इसमें जो सेपरेट एडिशन हुआ है उसको आप इस तरीके से अपना जो ऑफिशियल पेज है उस पर आप सिलेबस जो है जाके वो आप चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें अब जो अलग बात आती है वो ये आती है कि मैम जो बाकी की रिमेनिंग यूनिट्स है क्या उनके लिए हम कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स की मैंने एक सजेशन भी रखा है आपके लिए, इसको आप देख सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए जनरली हम नेलेंजर प्रेफर करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स आप ब्रूस एल्बर्ट जो है उसको प्रेफर करते हैं, सेल बायोलॉजी के लिए आप कूपर को कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से इम्यूनोलॉजी के लिए जनरली क्यूबी को देखा जाता है स्टूडेंट्स, राइट। डेवलपमेंटल बायोलॉजी गिलबर्ट, यस बेस्ट बुक अभी तक अगर मैं बात करूँ तो। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप टेजन जेगर को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए गाइटन है, टॉर्टोरा है, तो आप उसको देख सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी, राइट। और अगर हम बात करें जो आपका जेनेटिक्स रहता है, क्लर्क्स एंड कनिंग्स हो गया। और आपका जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें जो यूनिट नंबर 9 है तो उसके लिए आप कैम्बल बायोलॉजी, प्रेस्कॉट आप माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं
तो इसमें अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यूनिट नंबर 10 के लिए आप या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स अगर नहीं रेफर कर पा रहे हैं तो यस, हमारे जो नोट्स आपके लिए रहते हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी यूनिट्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी आपको लिस्ट जो है स्टूडेंट्स वो आपको प्रोवाइड कर रखी है, इन सभी को आप रेफर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं जून के लिए या फिर स्टूडेंट्स दिसंबर के लिए, तो आप बिल्कुल हमारे साथ हमारे मेगा पैक में भी जुड़ सकते हैं। अब जून और दिसंबर की तैयारी करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इसलिए है, इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूँ, अगर आप नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या आप JRF चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ऑर्डर आ चुका है जिसमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि आने वाले 4 महीनों में जो भी यूनिवर्सिटीज़ या जिसमें भी वैकेंसीज मौजूद है और अभी तक रिलीज आउट नहीं करी है, तो उन सभी को रिलीज करी जाए या करा जाए। तो इससे आपके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं स्टूडेंट्स तो आप उन पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका भी है स्टूडेंट्स कि अगर आप अपना नेट नहीं क्वालिफाई है तो जून को टारगेट करिए, सिलेबस भी चेंज नहीं है, तो आप हमारे साथ हमारे मेगा पैक में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको पार्ट A, B, C तीनों की तैयारी कराई जाती है। YT13 कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कोड की मदद से आपको वेबसाइट में एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स किस तरीके से एनरोलमेंट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है 24/7 की वेबसाइट, वहां विजिट करना है। ऑल कोर्सेज में आप CSI नेट पर जाएंगे, लाइफ साइंसेज, और यहाँ पर जाने के बाद आप हमारे मेगा पैक पे स्टूडेंट्स जा सकते हैं। मेगा पैक में जाने के बाद आप इसमें बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड डालने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप कूपन कोड डाल सकते हैं, दैट इज YT13। तो आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे ये आपको और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल, जिसका आपको यहाँ पर नेम भी मेंशन्ड है, आशिता मैम लाइफ साइंसेज 24/7, और आपको यहाँ पर QR कोड भी स्टूडेंट्स मेंशन्ड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइफ साइंसेज का सिलेबस अब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा दिसंबर और जून साइकिल दोनों के लिए। तो इसी तरीके की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल नोटिफिकेशन आइकन अभी तक ऑन नहीं किया है तो उसको भी जरूर ऑन कर लीजिए।